जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्किल यात्रा में। आज हम हिंदी वर्णमाला के प्रैक्टिस सेट का दूसरा वीडियो हम लेके आए हैं, जिसमें से प्रश्न संख्या 51 से लेके 100 तक के प्रश्न इसमें हैं। प्रश्न संख्या 1 से 50 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आते हैं 51वें क्वेश्चन पे। इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। 51वां क्वेश्चन है, निम्न में से घोष वर्ण कौन है। इसमें ऐसे मजेदार क्वेश्चन हैं कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कॉपी कलम लेके इसको सॉल्व करते रहिए, लिखते रहिए। अंत में बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। निम्न में से घोष वर्ण कौन है। तो घोष वर्ण को हम कहते हैं, घोष भी कहते हैं और सघोष भी कहते हैं। तो घोष और सघोष क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का जो वर्ग है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण घोष कहलाता है। सॉरी, देखिए, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा क्या कहलाता था? घोष कहलाता था। प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा है ये महाप्राण है। ध्यान रखिएगा, कौन सा है? महाप्राण है। तो देखते हैं घोष वर्ण कौन है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ये कहलाएगा। तो जो क्या है? तीसरा वर्ण है। क पहला वर्ण है। चौ भी पहला वर्ण है। टो भी पहला वर्ण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? जो। ये क्या है? घोष वर्ण। अगला, निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन है? जो ओष्ठ से बोला जाता है, ओठ से कौन सा वर्ण है? ऑप्शन में लिखा अ, आ, ई और उ। ठीक है, तो अ और आ ये तो कंठ ध्वनि है। कैसी ध्वनि है? कंठ ध्वनि है। ई को तालव्य ध्वनि कहते हैं, ये तालु से बोला जाता है, इसका मतलब ये है तालव्य ध्वनि। और उ जो है इसको कहते हैं ओष्ठ ध्वनि, ये है ओष्ठ ध्वनि। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उ। अगले प्रश्न पे आते हैं, काकल्य वर्ण कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा हुआ है। काकल्य वर्ण कौन सा है? इसी को काकल्य वर्ण भी कहते हैं या तो स्वर यंत्र मुखी, इसको कहते हैं स्वर यंत्र मुखी वर्ण कहते हैं। जो कौन है? एक ही है। इस जो है क्या है? ह को काकल्य वर्ण भी कहते हैं, स्वर यंत्र मुखी वर्ण भी कहते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, य का उच्चारण स्थान क्या है? बता चुका हूं य का उच्चारण स्थान क्या है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ऑप्शन दिया है ओष्ठ, दांत, मूर्धा और तालु। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिए। अगले प्रश्न पे आते हैं, र का विवरण है। र का विवरण क्या है? देखिए, इतने इतने ऑप्शन बनाया हुआ है कि र का विवरण क्या है। क्या ये वर्तस्य, लुंठित, सघोष, अल्प प्राण व्यंजन? ऑप्शन नंबर 1 है ये। यह वर्तस्य है, पार्श्विक, सघोष, महाप्राण व्यंजन है। वर्तस्य है, संघर्षी है, अघोष है, अल्प प्राण व्यंजन है। क्या है इनमें से आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या है। पहला तो एनालाइज कर देते हैं कि सभी में वर्तस्य दिया हुआ, और वर्तस्य व्यंजन क्या है? सौ, मुख्य रूप से सौ, र, ल। तो र तो है, ये तो कंफर्म है। लुंठित व्यंजन क्या है? र। जो लुंठित व्यंजन है इसको र कहते हैं, और पार्श्विक भी जो व्यंजन है वो ल है। तो यहां से कंफर्म हो गया कि ये लुंठित व्यंजन है। ये भी ऑप्शन कट, ये भी ऑप्शन कट। सघोष तो है ही, और अल्प प्राण भी ध्वनियां है, य, र, ल, व। क्या है? अल्प प्राण थी, अल्प प्राण ध्वनि है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऐसे इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर लेंगे। ऐसे ही आते हैं प्रश्न। अंत, अस्त और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? देखिए, दोनों को मिला के पूछ रहा है, ऊष्म वर्ण को भी और अंत अस्त वर्ण को भी। तो जो अंत अस्त व्यंजन है इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, ओ। इसकी कौन है? ऊष्म का स, खटकोड़ वाला स और ह। इसकी भी संख्या 4 है। दोनों को मिला देंगे तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कितनी हो जाएगी? 8। अगला, दीर्घ का वर्ण विच्छेद करना है। दीर्घ जो लिखा हुआ है
दीर्घ का वर्ण विच्छेद करना है, छोटे छोटे वर्णों में तोड़ना है, इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा, विच्छेद। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो क्या होगा, दो आधा दो लिखा है, फिर री लिखा है, गो आधा गो और वो, अगले में आधा दो रो प्लस ऊ प्लस गो। देखिए है क्या, पहले तो इसमें दो है, ये ऋषि की मात्रा लगाया हुआ है, फिर क्या है, गो है, और गो के साथ क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। ठीक है, तो देखिए दो आधा दो और ऋषि मिल रहा है तो द्रि बन रहा है, क्या बन रहा है, द्रि बन रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए दो के बाद आधा दो प्लस ऋषि बना तो द्रि बना, आधा गो और मिलके एक व्यंजन बनता है गो, तो ये क्या बन गया, गो। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सघोष वर्ण कौन सा है, सघोष, अघोष और सघोष। ध्यान दीजिए, सघोष वर्ण, अघोष, पहला दूसरा, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा अघोष है, तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ण है वो सघोष है। देखिए प से स्टार्ट हो रहा पहला वर्ण है, ये तो होगा नहीं, तो थ ये दूसरा, ये भी नहीं होगा, प फ ब ये तीसरा वर्ण है, और तीसरा चौथा पांचवा में से कोई भी वर्ण हो वो सघोष होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसमें व्यंजन कौन सा है, उसमें व्यंजन कौन कौन से हैं, तो इसमें है सौ, सौ, तीनों सौ और ह। तो न तो ल होगा, न म होगा, न तो ज होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ह। अगला प्रश्न, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और कई जगह पूछा है ये, यूपीएसआई में भी है, यूपीपी में भी पूछा है, और यूपी टीपीएससी में तो बहुत बार पूछा हुआ है। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद करना है, कि जो उद्यान लिखते हैं या तो ऐसे लिखा होगा आपके सामने, उद्यान ऐसे लिखता है, क्योंकि दो आधा दो और ये मिलके ये वाला ध बनते हैं, तो उद्यान का इसका तोड़ के बनाना है शुद्ध वर्ण, तोड़ तोड़ के। देखिए उ बना है तो उ तो स्वर है तो स्वतंत्र रहेगा, आधा दो है तो आधा दो रहने देंगे, फिर य है तो य रहेगा, और य के साथ आ की मात्रा है तो य को आधा कर देंगे, और उसके बाद क्या आ जाएगा, आ की मात्रा आ जाएगी, क्या आ जाएगा, आ की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, नौ होगा, और आधा नौ और प्लस होगा ओ, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, उद्यान। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये तो कर नहीं रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, चारों ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक चीज हम सुधार दें, अगर यहाँ उद्यान को अगर यहाँ आधा य बना दें तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पांचवा ऑप्शन ये होता है कि इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, तो आप ट्रिक करिए इनमें से कोई नहीं, लेकिन यहाँ अगर लगाया है, हलंत लगाया हुआ है, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इन चारों ऑप्शनों में अगर मानना है तो ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा टो वर्ग में नहीं आता है, टो वर्ग में टो ठो डो ड़ है, कौन नहीं आएगा, धो नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं, हिंदी भाषा में जो कुल वर्ण की लिपि है वो कितनी लिपियां हैं, तो कुल ही वर्ण में कितने हैं, टोटल लिपियां हैं 52। एक और भी जुड़ गया है, अब कुल संख्या इसकी हो गई है 53। अभी ये पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जिसकी संख्या है 53 हो गई है, और 53वां है विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन, इस तरह का जो लॉ बनता है ये विशिष्ट व्यंजन। नेक्स्ट है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, वृत्ताकार स्वर है, समृत स्वर है, अनुनासिक स्वर है, या निर्नुनासिक स्वर। ठीक है, केवल मुख से निकल रही हो, तो मुख से निकलती है तो उसको कहते हैं निर्नुनासिक ध्वनि, और जो नाक से निकलती है उसको कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिक ध्वनि कौन है, जो नाक से निकले,
जो नाक से निकलती है अनुनासिक, और जो केवल मुख के भागों से स्पर्श करके निकलती है निर्नुनासिक है। अर्ध विपरीत स्वर कौन है? यानी बोलने के आधार पर आधा विपरीत कितने थे? समृत, अर्ध समृत, विपरीत और अर्ध विपरीत, 4 भाग में था मुख आकृति के आधार पर। तो अर्ध विपरीत अगर सिर्फ विपरीत कहता, ध्यान दीजिए विपरीत केवल एक है, वो है कौन? आ। ठीक है, चलिए विपरीत हो गया आ। अर्ध विपरीत की बात कर रहा है, समृत स्वर, अर्ध समृत, विपरीत और अर्ध विपरीत, 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो कौन होगा? ध्यान दीजिए जो अर्ध विपरीत में आता है, आ क्या है? ध्यान रखिएगा, आ ई उ। जैसे आ जो है अर्ध विपरीत में आ गया, ए ऑप्शन काट देंगे। दोनों उ, दोनों ई किस में आएंगे? समृत वाले में। ए आ जाएगा, ध्यान देखिएगा अर्ध विपरीत में जो आता है वो आता है आए। अगर ये है तो ये तो समृत वाले में चला जाएगा, तो अर्ध विपरीत में आ जाता है आए, लेकिन ये क्या है? समृत वाले में। नेक्स्ट है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? सभी स्पर्श व्यंजन इस वर्गों में जो चारों में लिखा है, केवल सभी स्पर्श व्यंजन हो, ना तो अंतःस्थ हो, ना तो संयुक्त हो, ना तो उष्म हो। चलिए क र ल ह ये तो आ गए, ये तो होंगे नहीं। य स द र ये भी य स उष्म वाले में उष्म के हैं, स। चलिए क च प द ये सभी क्या हैं? स्पर्श व्यंजन हैं, और स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। अगले प्रश्न में आते हैं, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। सभी महाप्राण वर्ण वाला जो वर्ग है वो कौन है? ऑप्शन में लिखा ख ग ठ। महाप्राण बताना है, तो अल्प महाप्राण कौन होगा? दूसरा, चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। तो ख हो गया, छ हो गया, ट और ठ हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर ए ही तो हो जा रहा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में आते हैं, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? अभी ये प्रश्न आया था, जब द्वित्व हो जाता है तो उसको कहते हैं युग्मक ध्वनि। अगला प्रश्न, वह व्यंजन है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाइए। वह कौन सा व्यंजन है? क्या उष्म है, अंतःस्थ है, महाप्राण है या अघोष है? उष्म व्यंजन में कौन था? स और ह। अंतःस्थ में य र ल और व, तो क्या हो गया? अंतःस्थ व्यंजन। निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जैसे भाषा में क्या कर रहे हैं, जो ध्वनि आई, ध्वनि का एक चिन्ह दे दिया गया, एक प्रतीक दे दिया गया। जैसे ध्वनि आई क, तो क को हमने ये सिंबल दे दिया, उसको क्या कहते हैं ये पूछ रहा है, उसी को क्या कहते हैं। तो इसको जब हम लिख दिए, सिंबल दे दिए, तो जो प्रतीक दे दिया गया उसी प्रतीक को हम लिपि कहते हैं। लिपियां लिखने में सहायक होती हैं। हम कैसे लिख रहे हैं उसे लिपि की संज्ञा दी गई। अगले प्रश्न में आते हैं, प फ ब भ म व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? तो जो प वर्ग है ये ओष्ठ व्यंजन है। किससे बोले जाते हैं? ओष्ठ द्वारा बोले जाते हैं। लिखा दंत, तो पहला ऑप्शन दंत कौन होते हैं? त वर्ग। ये तो होगा नहीं ओष्ठ, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओष्ठ। अगले प्रश्न पे आते हैं, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? जब दो व्यंजनों को एक साथ मिला जाता है, एक स्वर रहित और एक स्वर सहित होता है, तो उसको कहेंगे संयुक्त व्यंजन। क्या कहलाएगा? राइट आंसर है संयुक्त व्यंजन। अगले प्रश्न पे आते हैं, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या कहलाते हैं? तो ये ह्रस्व है और दीर्घ है या प्लुत है, ये सभी स्वर के प्रकार हैं।
तो क्या कहलाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्वर कहलाता है। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि, क्या क्या कहा है? एक तो स्पर्श व्यंजन होना चाहिए, स्पर्श व्यंजन के साथ साथ कंठ ध्वनि होनी चाहिए और कंठ के साथ साथ अघोष भी होनी चाहिए और महाप्राण भी होनी चाहिए। क्या होगा? महाप्राण। अब देखिए कैसे करेंगे। स्पर्श व्यंजन है तो क वर्ग से लेके प वर्ग के बीच में होगा। कंठ ध्वनियां हैं तो क वर्ग की होगी। पहला चीज है, प वर्ग हटा दे, क वर्ग ये तो कंफर्म है। अघोष कह रहा है तो अघोष का मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला या तो दूसरा ही वर्ण होगा, तो क वर्ग में ये तो या तो क होगा या तो ख होगा, कंठ ध्वनि है तो। अब महाप्राण का मतलब पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ख। तो ख क्या है? राइट आंसर है ख। ख क्या है? राइट आंसर। ऐसे एलिमिनेट करेंगे, आसानी से हो जाएगा। अगला, दंतोष्ठ ध्वनि कौन से? दांत प्लस ओष्ठ से बोली जाती है। ऑप्शन में है व, फ, य और र। तो राइट आंसर है व। एक ही मात्र दंतोष्ठ व्यंजन है, जबकि स्वर में तो आते हैं लेकिन व्यंजन में एक ही है, वो है व। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन तीनों स और ह होते हैं। ऊष्म व्यंजन ये तालव्य व्यंजन है। क्या है? तालव्य व्यंजन। और इसके साथ साथ स्पर्श व्यंजन, ये मूर्धन्य है और ये दंत है। ये क्या है? ये है ऊष्म व्यंजन, इसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग यानी सांस का प्रयोग किया जाता है, उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो जिस केवल सांस करेंगे, घनघनाहट नहीं होगा, ये है अघोष वर्ण कहेंगे। ठीक है। य व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो अंत अस्त व्यंजन कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन कौन से हैं? देखिए र, ल, र, इन्हीं तीनों में से बता देना है। उपयुक्त में से कोई नहीं तो ऑप्शन है नहीं, इसमें से है नहीं, इन्हीं तीनों में से कोई आंसर सही है, जिसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? जबकि अभी जस्ट बताए हैं य, र, ल और व, इनमें से कौन मिल रहा है? तो प होगा नहीं, च होगा नहीं, ट है नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ल। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? एक तो कंठ से भी बोला जाए और एक तालु से भी बोला जाए, तो क्या मिलके हो जाएंगे? कंठ तालव्य। देखिए ई क्या है? तालव्य है। पैसे ऐसे एलिमिनेट कर लें। शुरू के अ और आ जो होते हैं ये कंठ हैं और वो क्या है? ओष्ठ है। ओ कंठोष्ठ। ठीक है। क्या कहा है? कंठ तालव्य। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? जो ट वर्ग है वो क्या है? ट, ठ, ड, ढ, ये सभी मूर्धन्य ध्वनि है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर, ध्यान दीजिए, दीर्घ स्वर कौन होगा? तो देखिए दीर्घ स्वर है आ, बड़ी ई, बड़ा ओ। इसके अतिरिक्त ये भी होंगे ए, उ और औ। जब भी अगर सभी ऑप्शन में हो तो दीर्घ रूप में हमें इन तीनों में से सही करना है। दीर्घ का तो मतलब है, लेकिन इनको हम संयुक्त भी कहते हैं, संधि स्वर भी कहते हैं, संयुक्त स्वर भी कहते हैं, लेकिन इन्हीं तीनों को मूल रूप से दीर्घ कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, दिया है आ, उ, ए, ओ, तो कौन होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ। जब भी कहीं ऐसे प्रश्न दे तो आ, बड़ी ई और उ, इन्हीं को हम टिक करेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त नहीं। अगला है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? जो अनुस्वार है वो किसका कार्य करता है? विसर्ग का या चंद्र बिंदु का, पंचम वर्ण का या स्वर का? किसका काम करता है? तो ध्यान दीजिए, जो अनुस्वार होता है अंग की मात्रा लगाई जाती है
और ये क्या करता है, ध्यान दीजिए, अनुस्वार होता है और ये पांचवा अक्षर का काम करता है। जैसे लिख दिए संविधान, तो यह म का उच्चारण दे रहा है तो पांचवें वर्ग आता है। जैसे कह दिए संस्थान, ये क्या है, अनुस्वार, तो पंचम वर्ण का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर नहीं है ये बताना है तो मूल रूप से संयुक्त स्वर सभी स्वर हैं, लेकिन ध्यान दीजिए ये सजाती की बात कर रहा था, ये मूल स्वर है ना कि संयुक्त स्वर। ध्यान दीजिए संयुक्त स्वर तो है, सजाती संयुक्त स्वर उ और ऊ से मिलके बना है, लेकिन ये मूल दीर्घ स्वर है, इसीलिए इसको इस श्रेणी में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है, दांत से नहीं बोला जाता है? कौन है? तो, थो, दो, धो। ठीक है, तो कौन दंत ध्वनि नहीं है? ऑप्शन में लिखा है तो, दो, लो, यो। कौन नहीं बोला जाता है? तो कौन नहीं होगा? देखिए सो, रो, लो, ये वर्तस्य व्यंजन है। संस्कृत में वर्षत्य, हिंदी में दंत में आते हैं। तो सो, रो, लो, ये तो हो गया। तो, थो, दो, तो वर्ग भी दंत है तो भी हो गया, दो भी हो गया, लो भी हो गया। कौन नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यो। अगला, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो पहले जानिए क्या आएगा, अग्र स्वर, उसके बाद मध्य स्वर, उसके बाद होता है पश्च स्वर। तीन वर्गों में बांटा गया है। तो अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ये विपरीत जो स्वर है ये मुख के आधार पर है, मुख के आधार पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी है? तो कंठ ध्वनि क्या है जो कंठ से बोला जाए? को वर्ग, यानी को और ख। पहला ऑप्शन ही सही है। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। मूर्धन्य कौन है? टो वर्ग जो है मूर्धन्य है। टो, ठो, डो, ढो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित शब्दों में से नवीनतम विकसित ध्वनियां कौन से है? जो नवीनतम विकसित ध्वनि है, जो विकास करके बनाई गई है, शब्दों में नवीनतम विकसित ध्वनियां कौन हैं? ध्यान दो। तो विकसित ध्वनियां देखिए कैसे कर रहा है, नवीनतम विकसित ध्वनियां। सबसे पहले तो कौन बने? स्वर बने। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और स्वरों की सहायता से व्यंजन बोले जाते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां, यानी स्वर के बाद जो होगा वो विकसित ध्वनि है स्वर से। देखिए इसमें भी स्वर है, इसमें भी स्वर है, और ये देखिए ये तो और बाद में आए। तो कह रहा है नवीनतम विकसित ध्वनियां, तो स्वरों के बाद कौन आया है? क, ख, ग। उसके बाद विकसित होकर ध्वनि कौन बनी? स और स। तो इसके बाद नवीनतम विकसित कौन ध्वनियां हैं? शब्दों में नवीनतम विकसित ध्वनियां जस्ट इसके बाद ख और ग बनी। ठीक है, देखिए ख ग में तो एक तरह से ये ऑप्शन सही लिखा नहीं है, नुक्ता होना चाहिए यहाँ पे। तो ये फारसी भाषा वाले हो जाते हैं और ये नवीनतम है। ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है एक तरह से लगता है कि ये गलत है, जबकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये गलत लग रहा है। फिर भी अगर टिक करना है तो ऑप्शन नंबर ए को कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण कौन होंगे? तो घोष वर्ण तीसरा, चौथा और पांचवा। ख दूसरा वर्ण है, ये होगा नहीं। चौ पहला वर्ण है, ये भी नहीं होगा। मो पांचवा है, ये तो हो जाएगा। चौ, छ, ये दूसरा, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, म। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। कोई एक ऐसा वर्ण है जो व्यंजन नहीं है, क्या होगा तब? वो स्वर होगा। पहले ऑप्शन पे दिया हुआ है उ, और ये क्या है? स्वर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ओठ वाली ध्वनि नहीं है, तो ओष्ठ ध्वनि आएगा प वर्ग, प, फ, भ। ठीक है, ब, म, ये भी तीनों है। राइट आंसर कौन है? तो, और तो क्या है? दंत ध्वनि। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा
है। नासिक के व्यंजन पांचवा अक्षर होगा और पांचवा अक्षर में अंग, इया, र, न और म यही वर्ड होंगे। इनमें से कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, इया, राइट आंसर। ए ऐ वर्ड क्या कहलाते हैं? जो ए और ऐ वर्ड हैं ये क्या कहलाएंगे? पहले तो बोले जाते हैं कंठ और तालु से। ए ऐ क्या बोले जाएंगे? कंठ तालव्य ध्वनि बता चुके हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? किसको मानक वर्णमाला में स्थान नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, जो श्री है स्र, इसको मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। क से ज्ञ तक तो बोलते हैं लेकिन स्र अलग से रखा गया है। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। अगले प्रश्न पे आते हैं। छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? छतरी वाला छ, आधा क और खटकोड़ वाले श से मिलके बनता है। तो किस वर्ड के अंतर्गत आएगा? संयुक्त वर्ड के अंतर्गत आता है, दो वर्डों से मिलके बना हुआ है। अगले प्रश्न में आते हैं। निम्नलिखित में से अघोष वर्ड कौन सा है? अघोष वर्ड की बात कर रहा है पहला और दूसरा वर्ड। कौन कौन से हो जाएंगे? दिया है ब, ज, ह, स। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अघोष वर्डों में क्या होगा? स, 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 ह। तो इसमें से स आ गया, सॉरी तीनों स कौन होंगे? अघोष में तीनों स आते हैं, ह नहीं आता है, ये ध्यान रखना। तो स, स, स तीनों में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स। घ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? घ कंठ ध्वनिया क वर्ग में आता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंठ ध्वनि। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन बताना है, तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्र। ऑप्शन में लिखा है ढ, ज्ञ, अंग, ड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्या है? ज्ञ। आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं इसी के अगले